सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बालू महंगा हुआ है? सबसे बड़ा रीजन है कि प्रशासन रास्ते में जो है गाड़ी वाले को डिस्टर्ब कर रही है, हर थाना पैसा ले रही है। कहा जाता है कि कानून के किताब में सिर्फ सही और सच ही मान्य होता है, लेकिन कानून के सेटिंगबाज ही मिट्टी के भाव में बिकने वाले बालू को वाइट गोल्ड बना दिए हैं। यह कह सकते हैं कि सत्ता के दलाल और सेटिंगबाज अधिकारियों के चक्कर में बालू का रेट 2 गुना 3 गुना आम लोगों को महंगा पड़ जाता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ। ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। आज हम बात करेंगे खनन। खनन का जब भी नाम आता है तो एक नाम बड़ा लाजमी होता है, वो बिना कहे जुड़ जाता है। उसको कहा जाता है अवैध खनन। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत की यह एक बड़ी समस्या है। सरकार किसी की भी हो, देश में या फिर प्रदेश में, हर कोई वादा करता है, हर कोई दावा करता है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन जो खनन विभाग है वह भ्रष्टाचार हमेशा बढ़ता रहता है। और उसके पीछे का कारण यह है, सत्ता के सेटिंगबाज अधिकारी, नेता और प्रशासन के मिली भगत से इस खेल को अंजाम दिया जाता है। वैसे कानूनी किताब में तो यह लिखा जाता है कि यहाँ पे जो सही है वही होगा, लेकिन सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब बात होती है खनन की तो वह खनन, अवैध खनन प्रशासन शासन के लोग ही कराने की शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे खनन के नियम और बालू का रेट इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। बता दें, पिछले 10 सालों में लगातार लगभग 4 गुने का इजाफा हुआ है बालू और मोरंग के दामों में। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले उस कानूनी किताब की बात करेंगे कि जो खनन होता है वो कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है और क्या टेंडर होता है, किस प्रकार से होता है, क्या उसका प्लान होता है, क्या उसका रूल और रेगुलेशन होता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सबको बता दें कि इस बालू की वजह से आप तमाम समाचार न्यूज़ पत्र में ऐसी खबरें पिछले दिनों ज़रूर सुने होंगे, कुछ सालों में, कि कुछ आईपीएस अधिकारी तक पिट गए, कुछ पत्रकार पिट गए, और कभी कभी तो ऐसा हुआ किसी नेता और मंत्री के वजह से पूरे सरकार का छीछालेदर हो गया। चलिए अब बात करते हैं, जानते हैं बालू यानी खनन कैसे होता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। बालू या मोरंग निकालने से पहले सबसे पहले राजस्व विभाग और खनन विभाग एक बाकायदे सर्वे करता है। फिर उसके बाद यह तय होता है कौन कौन क्षेत्रों से और कौन कौन नदियों से बालू या मोरंग निकाला जा सकता है। उसके बाद टेंडर जारी होता है। हम पहले की बात करें तो पहले के जो टेंडर जारी होते थे वो मैन्युअली टेंडर जारी होते थे, और अब जो टेंडर जारी होते हैं वो ई टेंडरिंग होता है। अब तक आपने जो सुना वो किताबों की शक्ल में था, वह कानून का एक वायदा था, एक वाक्य था और एक कानून की प्रक्रिया था। लेकिन जो ही टेंडर जारी होता है उसके आगे एक नाम जुड़ जाता है, वो है अवैध खनन। खनन में जो सरकार द्वारा पहला नियम होता है वह यह होता है कि खनन में मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं जो दूसरा नियम वो होता है वो ये है कि खनन 3 मीटर अंदर तक ही हो सकता है, यानी ज़मीन से सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर तक खनन होगा। खनन का जो तीसरा नियम होता है वो ये होता है कि पट्टा निकलने के साथ ही यह निर्देशित किया जाता है कि खनन अक्टूबर महीने से लेकर अप्रैल महीने तक के बीच में खनन होगा। खनन की जो पहली प्राथमिकता होती है उसे कहते हैं रेवेन्यू स्लिप, यानी कि अस्थाई भाषा में रसीद, जिसमें पूरा डिटेल होता है, गाड़ी का नंबर होता है, वेट होता है, ड्राइवर का कांटेक्ट होता है और सारी जानकारी होती है। खनन के लिए एक नियम और भी है कि खनन सिर्फ दिन के उजालों में होगा, लेकिन यह किताबी बातें सिर्फ किताब तक ही सीमित रह जाती है। खनन दिन के उजाले में भी होता है और रात के अंधेरे में भी होता है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि 12 महीने होता है। और उसके पीछे की बात यह है कि सत्ता के सेटिंगबाज और सरकार की कुर्सी पर बैठा वह अधिकारी मिलजुल कर इस खेल को अंजाम देते हैं। चलिए अब हम आप सबको बता देते हैं कि ये माटी के भाव में बिकने वाला बालू आखिर वाइट गोल्ड क्यों हो जाता है।
उसके पीछे की कहानी यह है कि हमारी सेवा में और आपकी भी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस जो खनन के इलाकों में जो अलग अलग क्षेत्रों में बैरिकेडिंग करती है, उसके तुरंत बाद ही यह मिट्टी के भाव में बिकने वाला बालू वाइट गोल्ड हो जाता है और इसका दाम दुगुना तो कहीं 3 गुना हो जाता है। संसदीय आचरण में बहुत सारी चीज़ों की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि आखिर बालू क्यों वाइट गोल्ड होता है। अब बता देते हैं, सत्ता के सेटिंगबाज जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, वो चाहे कहीं के भी हो, जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी सारी राजनीति इसी अवैध खनन यानी वाइट गोल्ड वाले बालू पर टिकी रहती है। वह तब तक उस मोर्चे का विरोध करते हैं जब तक उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जो ही उनको लाभ मिलने लग जाता है तो उनके कपड़े का क्रिच और टाइट हो जाता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सत्ता के सेटिंगबाज और कुछ अधिकारियों के चलते यह माटी के भाव में बिकने वाला बालू वाइट गोल्ड की रेट में बिकने लगता है। और उसके पीछे एक और वर्ग है, वो वर्ग है हमारा, जिसको आप सब कहते हैं पत्रकार। तो इन सब की मिली जुली सेटिंग से इस खेल को अंजाम दिया जाता है। लोकल पॉलिटिशियन, लोकल थाना, लोकल पत्रकार की मदद से यह मिट्टी वाला बालू वाइट गोल्ड हो जाता है। सरकारें किसी की भी रही हो, हर कोई यह बात करता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। जैसे हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के तमाम लोग इस मुद्दे को बड़े चढ़ बढ़ के उठाते थे कि बालू का रेट बढ़ रहा है, इस पे कुछ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और समय बदला, बीजेपी की सरकार आई और फिर वही बात हुआ। अब सपा के लोग आरोप लगाते हैं और अब जो है बालू का रेट और बढ़ गया है। तो कहने का मतलब है कि जो आम आदमी है, जो कुछ पैसे जमा करके अपना घर बनाने की तैयारी करता है, तो जो बालू जिसका रेवेन्यू स्लिप अगर 400 है, तो अगर उस ड्राइवर को या गाड़ी मालिक को वो बालू मिलता है तो उसके पास आते आते वो 2500 से लेके 3000 रुपये हो जाता है। जब 3000 रुपये हो जाएगा तो 3000 में तो बेचेगा नहीं, उसको फ़ायदा चाहिए। वो 10 लाख की गाड़ी लिया है, इतना रिस्क ले रहा है, उसके बावजूद इतनी सेटिंग किया है, तो बालू का रेट तो बढ़ना ही है। अब हम बता देते हैं फिर से एक बार, ये किसके किसके योगदान से बालू का रेट आसमान छू रहा है। तो पहला योगदान है प्रशासनिक अधिकारियों का, दूसरा योगदान है लोकल पॉलिटिशियन का, और तीसरा योगदान है वहाँ के क्षेत्रीय लोकल पत्रकार का। तो यह बताइए गलत कौन है, नेता, अधिकारी, पत्रकार या फिर जो बालू का बिजनेस करने वाला एक व्यापारी? तो 3 सबसे बड़ी बातें आपने समझ लिया। नेता, पत्रकार, प्रशासन की वजह से बालू का रेट बढ़ जाता है। लेकिन जब बालू की जब भी टाली थाने में या फिर खनन विभाग का कोई अधिकारी पकड़ता है तो आरोप सीधे लगता है व्यापारी पर। व्यापारी को तो रोजगार करना है, वही कोई चरस और गांजा बेच नहीं रहा है। उससे पैसा कौन लेता है? नेता। उससे पैसा कौन लेता है? पुलिस। उससे पैसा कौन लेता है? पत्रकार। और बदनाम होता है वो बालू बेचने वाला व्यापारी। तो गलती किसकी है? और अब आप समझ लीजिए, अगर आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि कोई ऐसी सरकार हो कि जिसके अंदर ये ताकत हो, ये अवैध खनन रोक ले या फिर ये बालू सस्ता करा ले या फिर सत्ता के सेटिंग बाजों को रोक ले, तो मुझे लगता है वो फिल्मी डायलॉग सुने होंगे कि मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो बालू का रेट तब तक बढ़ेगा जितने लोग की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि इस बेईमानी के धंधे में बड़ा ईमानदारी से सबका बंटवारा हो जाता है। किसी को टाली पीछे 25 रुपया मिल जाता है, किसी को 50 रुपया मिल जाता है, किसी को 100 रुपया मिल जाता है। वैसे पत्रकार मैं भी हूँ, तो आरोप और सवाल मेरे ऊपर भी होता है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग जो बोलेंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह गलतियाँ हम सबकी भी है, हमारे भी वर्ग के, हमारे भी बिरादरी के कुछ लोग हैं, पॉलिटिशियन बिरादरी के लोग हैं, जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी सबसे बड़ी मेहरबानी होती है। और क्षेत्रीय नेताओं का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उनके रोल के बिना अधिकारी कुछ कर नहीं सकता है। तो सेटिंग के साथ
सरकार और सिस्टम से सेटिंग बाजों की सेटिंग हो गई है। यही कारण है मिट्टी के भाव बिकने वाला बालू वाइट गोल्ड हो गया है। आपके दिमाग में अगर फिर कभी चल रहा हो ऐसा कि यह रेट कम हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि एकदम मिट्टी के भाव में मिलना चालू हो जाए फिर से, या कुछ ऐसा हो जाए, तो इसको अपने ख्यालात से, दिमाग से डिलीट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार। प्रशासन और घुसखोरी, डीटीओ आरटीओ मोबाइल सब पैसा ले रहा। कहिएगा तब कहिएगा कि इतना पैसा दीजिए तब अथी करेंगे, तो वो अपना बढ़ा के नहीं बेचेंगे।